Hello friends, from today onward, let's start the fresh chapter and it's chemical calculations part 3. And in this chemical calculations part 3, we'll learn volumetric analysis and redox titration. हम इस फ्रेश चैप्टर को आज से स्टार्ट करते हैं. जरा रिकॉल करें, हमने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 1 पढ़ा था और 11th और 12th के ठीक बीच में 11th फिनिश करने के बाद और 12th स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले हमने केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 भी पढ़ लिया था. और अब हम 12th स्टैंडर्ड के लगभग सारे चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं. सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसे करने से पहले हम यह केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 3 सीखते हैं. अब बड़ा एकदम से सवाल दिमाग में आता है कि इस समय पर ही क्यों, इसके पहले क्यों नहीं करा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद क्यों नहीं करते. इस चैप्टर की पोजीशनिंग, ये पार्ट 3 की है पोजीशनिंग. देखिए, पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था. पार्ट 1 वॉज केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 1 जो था, उसमें हमने केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस के बेसिक कंसेप्ट सीखे थे. उसमें हमने खास तो मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन, एटम, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन सबके डिटर्मिनेशन को सीखा था, किस तरह से एटॉमिक वेट आते हैं. हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्री को बड़ा डिटेल में समझा था. और साथ में हमने वहाँ ऑर्गेनिक एनालिसिस भी सीख लिया था. ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग तरह के एलिमेंट जो उनकी प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट करना और उसके परसेंटेज को डिटरमाइन करना और उसके आधार पर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना, एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना और फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखने का प्रयास करना. ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में सीखी थी. पार्ट 2 में कुछ अलग तो नहीं था, वही पार्ट 1 ही था, मगर थोड़ा और एडवांस लेवल के, एडवांस स्टेज के प्रॉब्लम्स थे. हमने 11th क्लास के में जो बेसिक्स मोल कंसेप्ट सीखा था, उसको जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस जो हमने सीखा था, उसी को हमने और भी एलाबोरेट में पढ़ा. वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, लेवल ऑफ प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम, वो सब बढ़ा दिए थे हमने. और ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए उस चीज को सिखाए हुए. अब मैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सिखाता हूं. अब इसमें हम क्या सीखने वाले हैं. इन दिस टॉपिक, इन दिस चैप्टर, वी विल लर्न इक्विवेलेंट कंसेप्ट. इट्स एन ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट टू द मोल कंसेप्ट. जो हमने मोल कंसेप्ट सीखा था उसका एक ऑल्टरनेटिव है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट कंसेप्ट. देखिए, मोल कंसेप्ट जो हमने सीखा था उसमें कई लिमिटेशंस हैं. द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मोल कंसेप्ट इज वी नीड टू नो all the reactant and all the product involved in the reaction. मोल कंसेप्ट लगाने के लिए हमें रिएक्शन में इन्वॉल्व सारे रिएक्टेंट पता होने चाहिए और सारे प्रोडक्ट भी पता होने चाहिए. Not only we need to know all the reactant and product, but also we need to balance the reaction completely. हमें कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए होती है. कंप्लीट रिएक्शन होनी चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए. और उस कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन को हम स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन कहते हैं. उस स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन के हम कोएफिशिएंट को देखते हैं और उन कोएफिशिएंट को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं. और फिर हम मोल कंसेप्ट के आधार पर कहते हैं कि यह जो रिएक्टेंट है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा. And the ratio of their participation would be the molar ratio of stoichiometric coefficient.
reactant would react and the product would be formed in the molar ratio of stoichiometric coefficient. किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे और उस रेशो में बनेंगे जो उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के मोलर रेशो होंगे। बस इसी से हमने मोल कंसेप्ट को पढ़ना चालू करा और फिर हमने तरह तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करे, तरह तरह के प्रॉब्लम्स करे। अब इधर जो हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, इसकी जो खास बात है, क्यों यह सुपीरियर, डेफिनेटली इट्स अ सुपीरियर कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो आज जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ये बेहतर कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट से ज्यादा बेहतर है। क्यों है? पहली बात, यू नीड नॉट नो ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको सारे रिएक्टेंट पता हो या पता करना ही है या सारे प्रोडक्ट पता होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, वी नेवर नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। अब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता ही नहीं है, कुछ रिएक्टेंट नहीं पता है, कुछ प्रोडक्ट नहीं पता है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? वी नीड नॉट बैलेंस द रिएक्शन। इक्विवेलेंट कंसेप्ट की खास बात है, it can be applied to unbalanced and incomplete reaction as well. इक्विवेलेंट कंसेप्ट को अनबैलेंस्ड और इनकम्प्लीट रिएक्शन पर अप्लाई करा जा सकता है। हमें कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट एंड दैट्स व्हाई इट्स सुपीरियर ओवर मोल कंसेप्ट। कई जगह पर जहां मोल कंसेप्ट फेल हो जाता है, जहां आप मोल कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो, वहां पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट काम आता है, वहां पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई होता है, वहां पर आप प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकोगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट के द्वारा। ऑल्दो इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो मैं कंसेप्ट इस चैप्टर में बताने जा रहा हूं, इसमें एक और बुरी बात भी है, और वह बुरी बात यह है कि इसको समझना इतना आसान नहीं है। मोल कंसेप्ट को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, बड़ी आसानी से अप्लाई करा जा सकता है, मगर इक्विवेलेंट कंसेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं यदि 10, 15 या 20 सवाल सॉल्व कर लिए जाए तो मोल कंसेप्ट परफेक्टली समझ में आ जाता है, मगर इक्विवेलेंट कंसेप्ट को परफेक्टली समझने के लिए आपको 25, 30 या 40 प्रॉब्लम्स करने होंगे। यू नीड टू सॉल्व अ मिनिमम ऑफ 25 प्रॉब्लम्स, तब जाकर इक्विवेलेंट कंसेप्ट का प्रॉपर इलस्ट्रेशन हमारे दिमाग में बैठेगा, उसकी जो पिक्चर है वह प्रॉपरली हमारे दिमाग में बैठेगा। एंड यू नॉट नीड टू वरी, मैं कम से कम 40 क्लास सवाल तो क्लास में ही कराऊंगा। आई प्रॉमिस यू, कम से कम 40 इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं क्लास में कर करके दिखाऊंगा। प्रॉब्लम को पढ़ना सिखाऊंगा, उनको समझना सिखाऊंगा, क्या पूछा गया है इसको कैसे दिमाग में बैठाएं, कैसे कंसेप्ट और फंडामेंटल डेवलप करें, कैसे उसको अटैक करें, कैसे प्रॉब्लम के साथ में प्रोसीड करें और कैसे फाइनली सॉल्व करके आंसर लाया जाए, ये सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा और कम से कम 40 प्रॉब्लम क्लास में करवाऊंगा। एज फार एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेशन इज कंसर्न्ड, दैट इज सेम। जितने कॉम्प्लेक्स या टीडियस कैलकुलेशन आप मोल कंसेप्ट में देखते थे, लगभग वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट में भी दिखेंगे। केमिकल कैलकुलेशन है, साफ साफ लिख दिया। जब कैलकुलेशन शब्द ही लिखा हुआ है, मतलब in every next problem, in every problem you need to do some calculations,
and with that calculation you will draw some conclusion and you will learn the concept and theory. तो कैलकुलेशंस तो इसमें भी आना है और वह कैलकुलेशन आपको सीखना भी पड़ेगा। और इधर मैं एक बात बता दूं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कम से कम 2 से 3 प्रॉब्लम ऐसे आते ही हैं जिसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं। एंड डेफिनेटली दैट इज जस्ट टू चेक योर एबिलिटी टू डू क्विक कैलकुलेशंस। भैया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिया ही इसलिए जा रहा है जिससे आपके स्किल्स और एबिलिटीज का टेस्टिंग हो सके, न केवल उनका टेस्टिंग हो सके, उसका कंपैरिजन हो सके, उसका एनालिसिस हो सके और उसके आधार पर रैंकिंग क्रिएट करी जा सके। आप जितने परफेक्ट हो उतनी अच्छी बात है, और जितने अलग अलग एस्पेक्ट में परफेक्ट हो, देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट जिसमें हमको परफेक्शन गेन करनी है। हमें टॉपिक को जल्दी समझना, टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना, उसमें अपना दिमाग ऐड करना, उसमें इनोवेशंस करना, उसमें डिस्कवरीज करना, उसमें अपना दिमाग डाल देना, उसमें टॉपिक को समझने के बाद उसमें कहीं पर भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आते हैं तो वह भी करना, और लंबे समय तक उसको याददाश्त बनाए रखना। तो ऑल दिस आर समथिंग विच इज नेसेसरी और मैंडेटरी in any engineer, in any doctor, in any research scholar, in any professional। तो ये सारी चीजें टेस्ट की जा रही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इधर भी आपको कैलकुलेशंस तो दिए जाएंगे और आपको करना सीखना ही है, प्रैक्टिस करना ही है, और एग्जामिनेशन में जो सवाल कैलकुलेशन पर बेस्ड जाते हैं उनको भी क्रैक करना है, उनको भी सही करके आना है। एनीवे, लेट्स वंस अगेन मूव डाउन टू द चैप्टर इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझाने से पहले मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझना, हमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट है अल्टीमेटली, और इस इक्विवेलेंट कंसेप्ट को भी समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगा द कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। जिस तरीके से मोल कंसेप्ट को समझने से पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स समझा था, जिस तरीके से हमने मोल कंसेप्ट को समझने से पहले नंबर ऑफ मोल समझा था, उसी तरह से इक्विवेलेंट कंसेप्ट को समझने से पहले हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझना होगा। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझने से भी पहले जो हमें समझना होगा, द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। जिस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट पहले देखते हैं और मॉलिक्यूलर वेट से हम नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते समय मैं आपको समझाऊंगा इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट से फिर मैं आपको समझाऊंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का डिटर्मिनेशन, और जब हम यह समझ चुकेंगे तब हम उसके बाद समझेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? अब देखिए, मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी रिएजेंट का मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल फिक्स होता है। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी कंपाउंड का या किसी भी रिएजेंट का हम इक्विवेलेंट वेट कंसेप्चुलाइज करते हैं, इसे डिटरमाइन करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं। यह जो इक्विवेलेंट वेट है, दिस इक्विवेलेंट वेट would be defined for any acid, for any base, for any compound, for any oxidizing agent, for any reducing agent or for any element। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल फिक्स होता है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल फिक्स होता है, मगर इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं होता है। यह
किसी भी एसिड का अलग अलग होता है, हो सकता है, किसी भी बेस का अलग अलग हो सकता है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकता है। यह जो अलग अलग इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू है, कैसे कंक्लूड की जाए, कैसे डिफाइन की जाए, कैसे डिटरमाइन की जाए, वही चीज हम सीखते हैं। मैं पहले इस बात को लिखता हूं, इट इज कंसेप्चुअलाइज फॉर एनी एसिड, एनी बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एंड एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए भी। यह जो इक्विवेलेंट वेट कंसेप्ट है, इन सभी के लिए डिफाइन होता है। एंड इट्स डिफाइंड एज, वी हैव गॉट 5 डिफरेंट कंसेप्ट टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड। It's defined as molecular weight upon A, B, C, N, V. Equivalent weight of any compound is defined as molecular weight upon A, B, C, and V. Observe that this 5 different alphabet A, B, C, N, V, this 5 different alphabet denote 5 different concept in order to determine equivalent weight of any compound or any reagent. किसी भी कंपाउंड का या किसी भी रिएजेंट का इक्विवेलेंट वेट 5 अलग अलग कंसेप्ट के द्वारा डिटरमाइन करा जा सकता है। वी हैव गॉट 5 डिफरेंट कंसेप्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन equivalent weight of any compound or any reagent, and this 5 different alphabets, they denote 5 different concept in order to determine equivalent weight of any reagent. Ab it's not so that any one of this 5 concept could be applied to determine the equivalent weight. ऐसा नहीं है, it's not like that. For any particular reagent or any particular compound participating in any particular reaction, we need to look over its role. And after looking over the role of that reagent, we identify the appropriate concept and then we apply that appropriate concept in order to determine the equivalent weight of that compound in that particular reaction. किसी भी कंपाउंड का किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में हमको सबसे पहले उसके रोल को, उसके योगदान को समझना होगा। उसके रोल को समझकर फिर हम एक निश्चित कंसेप्ट समझेंगे कि इस कंसेप्ट को लगाकर इधर इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन होगा, और फिर उस कंसेप्ट को लगा के हम उसका इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करते हैं। जैसे फॉर एनी एसिड, यदि किसी रिएक्शन में कोई एसिड पार्टिसिपेट कर रही है और हमें उसका इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना है। अब ध्यान रहे, एसिड के लिए वी यूज्ड टू डिफाइन अ टर्म कॉल्ड बेसिसिटी। For any acid, we used to define a term called basicity. And how basicity is defined for any acid? For any acid, basicity is defined as the number of H positive ion that the acid releases, or the number of hydroxyl ion with which the acid combine
is termed as its basicity. किसी भी एसिड के लिए हम बेसिसिटी टर्म डिफाइन करते हैं और डेफिनेशन क्या है जरा रिकॉल करो. एसिड जितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करे या फिर एसिड जितने हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन करे, दैट इज टर्म्ड एज बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड. And equivalent weight of acid is defined as its molecular weight upon its basicity. Equivalent weight of acid is defined as molecular weight upon its basicity. Here B denotes the basicity of acid. इस एक्सप्रेशन में ये जो B है यह एसिड की बेसिसिटी ही है. मैं एग्जांपल बताता हूं. HCl. HCl हमेशा किसी भी रिएक्शन में एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और HCl हमेशा एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन करेगा और हमेशा H पॉजिटिव आयन देगा, एक H2O देगा और साथ में क्लोराइड आयन देगा. Observe, this is the general reaction. This always happens with HCl. HCl के साथ तो सिर्फ यही होता है. हम कहते हैं HCl की बेसिसिटी 1 है क्योंकि HCl एक H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, क्योंकि HCl एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में कंबाइन कर रहा है, इसलिए HCl की बेसिसिटी 1 है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज 36.5 upon 1. 36.5 is the molecular weight of HCl and its basicity is 1, so equivalent weight would be always equal to 36.1. HCl के लिए हम कहेंगे molecular weight और equivalent weight हमेशा ही equal होएगा, because for HCl basicity is always equal to 1. Let me discuss more interesting case. The more interesting case is with H2SO4. अब देखिए H2SO4, depending on the condition and depending on the reaction, इस जगह पर देखिए H2SO4 एक H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है और अब एक और रिएक्शन में लिखता हूं इसी के साथ 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन. Observe the difference in the two reactions. Here H2SO4 is releasing one H positive ion along with bisulfate ion, and here H2SO4 is releasing two H positive ion along with sulfate ion. इधर बायसल्फेट आयन मिल रहा है, इधर सल्फेट आयन मिल रहा है, इधर एक H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है, इधर दो H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है. मैं रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन लिखता हूं. H2SO4 एक NaOH के साथ में कंबाइन करता है एक वाटर मॉलिक्यूल और एक NaHSO4, या फिर H2SO4 दो NaOH के साथ में कंबाइन करता है दो वाटर मॉलिक्यूल और Na2SO4. इस जगह पर एक वाटर मॉलिक्यूल और NaHSO4, इस जगह पर दो वाटर मॉलिक्यूल और Na2SO4. इधर एक NaOH के साथ कॉम्बिनेशन, इधर दो NaOH के साथ कॉम्बिनेशन. ऑब्जर्व द टू डिफरेंट रिएक्शन. मैं कहता हूं ये दोनों रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? इट्स डिफरेंशिएटेड बाय द कंडीशन, इट्स डिफरेंशिएटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ NaOH. यदि NaOH लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है तो यह रिएक्शन होगी, और NaOH अनलिमिटेड अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है तो यह रिएक्शन. तो NaOH की कंडीशन के आधार पर या तो यह रिएक्शन होना है या फिर यह रिएक्शन होना है. यदि H2SO4 ने एक H पॉजिटिव आयन दिया, एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करा, तो इस केस में इसकी बेसिसिटी होगी 1, इक्विवेलेंट वेट होगा 98 upon 1, that is 98. While in this case H2SO4 is releasing 2H positive ion, it's combining with 2 hydroxyl ion. In this case its basicity is 2.
इक्विवेलेंट वेट इज 98/2 और 49. Now observe, for the same acid H2SO4 मॉलिक्यूलर वेट तो बिल्कुल फिक्स है, मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल फिक्स है, दैट इज 98. इस रिएक्शन में भी H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 कहेंगे, इस रिएक्शन में भी H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 ही कहेंगे. दोनों रिएक्शन में मॉलिक्यूलर वेट तो बिल्कुल फिक्स, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल फिक्स, मगर H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट दोनों रिएक्शन में अलग अलग. इस रिएक्शन में H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा 98, जबकि इस रिएक्शन में H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा 49. इस रिएक्शन में H2SO4 की बेसिसिटी 1, इस रिएक्शन में H2SO4 की बेसिसिटी 2. ऑब्जर्व द डिफरेंस. हम कहते हैं एक ही एसिड का दो अलग अलग रिएक्शन में दो अलग अलग इक्विवेलेंट वेट. मैं एक और इंटरेस्टिंग केस एसिड के लिए ही बताता हूं, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट जरा.